हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th की बायोलॉजी, चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। चलो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम पहले देख लेते हैं पूरे सिलेबस का एक ओवरव्यू कि क्लास 12th में कितने चैप्टर्स हैं, कितनी यूनिट्स हैं। ठीक है, चलो। तो अगर हम बात करें क्लास 12th में तो टोटल 5 यूनिट्स हैं। कितनी यूनिट्स हैं? टोटल 5 यूनिट्स हैं। ठीक है, और चैप्टर की बात करें तो टोटल 13 चैप्टर्स हैं। टोटल चैप्टर्स कितने हैं? 13। यूनिट्स कितनी है? 5। ठीक है, अगर पहले यूनिट में बात करें तो टोटल 3 चैप्टर है। सेकेंड यूनिट की बात करें, इसमें भी कितने चैप्टर्स हैं? आपके 3 चैप्टर्स हैं। और अगर हम थर्ड यूनिट की बात करें, यहाँ पर आपके 2 चैप्टर्स हैं। इसके अलावा फोर्थ यूनिट की बात करें तो यहाँ पर भी आपके 2 चैप्टर्स हैं। इसके अलावा फिफ्थ और लास्ट यूनिट की बात करें तो यहाँ पे आपके 3 चैप्टर्स आते हैं। तो 3 + 3 6, 8, 10 और 13। ठीक है, चलो। यूनिट फर्स्ट कौन सी है? रिप्रोडक्शन वाली यूनिट है। ठीक है, जिसमें 3 चैप्टर आते हैं आपके। पहला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो आज हम स्टार्ट करेंगे। दूसरा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तीसरा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, और अगर हम बात करें सेकेंड यूनिट की तो कौन सी है भैया? जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। ठीक है, जिसमें पहला चैप्टर कौन सा है? प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, इसमें मेंडल वगैरह के बारे में पढ़ना है। ठीक है, क्रॉसेस पढ़े थे क्लास 10th में। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, लॉ ऑफ डोमिनेंस वगैरह। ठीक है, तो ये इसमें देखना है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, फिर इसके अलावा चैप्टर नंबर 5 है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ पर हमें डीएनए वगैरह के बारे में बात करना है। ठीक है, रेप्लिकेशन कैसे होता है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सारी चीजें देखनी है। ठीक है, फिर इसके बाद है नेक्स्ट एवोल्यूशन चैप्टर। ठीक है, ये क्लास 10 से रिमूव हो गया था, तो ये आपका हो गया सेकेंड यूनिट, दैट इज जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। ठीक है, थर्ड यूनिट है आपकी बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, कौन सी है? बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें 2 चैप्टर आते हैं आपके। पहला है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। कौन सा है? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। फिर दूसरा है यहाँ पे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा है यहाँ पे? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक, ये हो गया हमारा थर्ड यूनिट। फोर्थ यूनिट कौन सी है? बायोटेक्नोलॉजी की। फोर्थ यूनिट कौन सी? बायोटेक्नोलॉजी की। इसमें 2 चैप्टर आते हैं। ठीक है, पहला चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। ठीक है, सेकंड चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर आपके किसमें? बायोटेक्नोलॉजी में। और इकोलॉजी में कितने चैप्टर्स? 3 चैप्टर्स हैं। कौन कौन से? पहला ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, दूसरा इकोसिस्टम, तीसरा बायोडाइवर्सिटी। ठीक, तो अगर हम बात करें पूरे सिलेबस की तो यहां पर ये 2 यूनिट है जो अगर ये पढ़ लोगे, ये समझो आधे से ज्यादा सिलेबस खत्म, आधे से ज्यादा सिलेबस। ठीक है, मोर देन 50% सिलेबस। ठीक है, इन्हीं का होता है। 6 चैप्टर हैं टोटल। कितने चैप्टर है? 6 चैप्टर। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा पढ़ना होता है। बाकी ये सारे तो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, इजी चैप्टर्स होते हैं। ठीक है, मेन आपको ध्यान किस पे देना है? ये 2 यूनिट से। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे पहली यूनिट का पहला चैप्टर। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। चलो, तो चैप्टर का नाम क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट। भैया फ्लावरिंग प्लांट क्या होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स किनको बोला जाता है? ये फ्लावरिंग प्लांट किनको बोला जाता है? एंजियोस्पर्म्स। किसको बोला जाता है? एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, क्लास 11th अगर याद हो, प्लांट किंगडम। ठीक है, प्लांट किंगडम में कितने डिविजन्स थे? 5 डिवीजन थे। ठीक है, बताओ जरा एक बार नाम लेना। कौन सा? पहला कौन सा था? एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म।
तो 4 के बारे में तो वहां पे पढ़े थे हम कि एल्गी में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ब्रायोफाइट में कैसे होता है, इसके अलावा आपका टेरिडोफाइट में कैसे होता है, जिम्नोस्पर्म में कैसे होता है। यहाँ पे स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट वगैरह के बारे में बात किए थे, याद आया कुछ? ठीक है, स्पोरोफाइट्स क्या बनाते थे? स्पोर्स बनाते थे। स्पोरोफाइट्स क्या बनाते थे? स्पोर्स बनाते थे। और स्पोर से क्या बनता था? गैमेटोफाइट। और गैमेटोफाइट पे क्या बनता है? गैमीट। और गैमीट के फ्यूजन से आगे क्या बनता था? बोलो जरा। जाइगोट। जाइगोट से फिर क्या बनता था? स्पोरोफाइट। कुछ याद आया? टेरिडोफाइट में ऐसा था, माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल वगैरह। कुछ याद आया? ठीक, तो वहां पे पढ़े थे हम लोग। ठीक है, तो भैया जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? फ्लावरिंग प्लांट। भैया एंजियोस्पर्म को फ्लावरिंग प्लांट क्यों बोला जाता है? क्योंकि एंजियोस्पर्म में ही केवल क्या पाए जाते हैं? फ्लावर्स पाए जाते हैं, और किसी डिवीजन में ना तो एल्गी, ना तो ब्रायोफाइट, ना तो टेरिडोफाइट, ना तो जिम्नोस्पर्म, किसी में भी फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं होता है। फ्लावर का फॉर्मेशन केवल और केवल किस में होता है? एंजियोस्पर्म्स में। तो इसका मतलब हम एंजियोस्पर्म को क्या बोल सकते हैं? फ्लावरिंग प्लांट बोल सकते हैं क्या? चाहे फ्लावरिंग प्लांट बोले चाहे एंजियोस्पर्म बोले, क्योंकि फ्लावर तो केवल यहीं पे प्रोड्यूस होते हैं। बात समझ में आई? तो इसका मतलब हमें यहाँ पे पढ़ना क्या इस चैप्टर में कि एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। समझ में आया? चलो, तो जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं इनमें जो फ्लावर होता है, क्या होता है? जो फ्लावर होता है इसी में पाए जाते हैं इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। क्या पाए जाते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, तो जो फ्लावर होता है एंजियोस्पर्म में, जो फ्लावर होता है इसमें 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट। भैया कौन कौन से? पहला इसमें होता है एसेसरी पार्ट, या एसेसरी ऑर्गन बोल सकते हैं, और दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो फ्लावर होता है, फ्लावर में क्या क्या पाए जाते हैं? एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं, और कौन से होते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, एसेसरी ऑर्गन हो गया, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया। ठीक है भैया, एसेसरी ऑर्गन में कौन कौन से आते हैं? पहला हो गया कैलिक्स, दूसरा हो गया कोरोला। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी बता दीजिए भैया। इसमें आता है एंड्रोसियम, और दूसरा गाइनोसियम। कौन कौन सा? एंड्रोसियम और गाइनोसियम। ठीक है, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कैलिक्स और कोरोला, ये कैसे ऑर्गन्स होते हैं? एसेसरी। एसेसरी का मतलब क्या होता है? हेल्पिंग। ठीक है, एसेसरी का मतलब क्या बोल सकते हैं हम? हेल्पिंग। ठीक है, मतलब जो किसी चीज में हेल्प करता हो। ठीक है, और रिप्रोडक्टिव मतलब जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हो। किस में हेल्प करते हो? रिप्रोडक्शन में। तो अभी हमने क्या बताया था कि जो एंजियोस्पर्म होते हैं, एंजियोस्पर्म के फ्लावर में ही इनका क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, चाहे मेल सेक्स ऑर्गन हो चाहे फीमेल सेक्स ऑर्गन हो। यहां पे जो एंड्रोसियम होता है ये रिप्रेजेंट करता है मेल सेक्स ऑर्गन को, मेल सेक्स ऑर्गन, और जो गाइनोसियम होता है ये फीमेल सेक्स ऑर्गन। इतनी बात समझ में आई। और ये गाइनोसियम जो होता है इनकी जो यूनिट होती है,
गाइनोसियम की जो यूनिट होती है उसे बोला जाता है पिस्टिल या कार्पल। ठीक है, एंड्रोसियम की जो यूनिट होती है इसको बोला जाता है, इसकी यूनिट को बोला जाता है क्या, बोलो जरा, स्टैमेन। जगह की कमी है। ठीक है, तो एंड्रोसियम की यूनिट को क्या बोलते हैं हम, स्टैमेन। ठीक है, चलो कैलिक्स की यूनिट बताओ जरा, कैलिक्स की यूनिट को क्या बोलते हैं बताना जरा। इसकी जो यूनिट होती है उसे बोला जाता है सेपल। क्या बोला जाता है, सेपल बोला जाता है। इसकी कोरोला की जो यूनिट होती है उसे क्या बोला जाता है, बोलो जरा, बोलना जरा, पेटल। मतलब जो एक कलर वाला पार्ट होता है, कलरफुल पार्ट होता है, वो पूरा, मतलब एक कलरफुल पार्ट को पेटल बोलते हैं। पूरे पेटल के घेरे को, पेटल के पूरे घेरे को क्या बोला जाता है, कोरोला। समझ में आया। ठीक है, जो बाहर एक ग्रीन कलर का पार्ट होता है, जो जब कली होती है ना, जो फ्लावर कली के फॉर्म में होता है, तो उसको पूरा वो घेरे रहता है, पूरा बंद किए रहता है, तो जो ओपन होता था ऐसे ग्रीन कलर का बाहर नहीं आ जाता। ठीक है, पूरे घेरे को बोलते हैं कैलिक्स, लेकिन एक को बोलते हैं क्या वहां पे, सेपल। एक को क्या बोलते हैं, सेपल। पूरे घेरे को क्या बोलते हैं, कैलिक्स। और घेरे को यहां पे बोला जाता है वर्ल। क्या बोला जाता है, वर्ल। वर्ल का मतलब क्या होता है, घेरा। ठीक है, तो आप बोल सकते हो क्या, वर्ल ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स, वर्ल ऑफ पेटल कोरोला, वर्ल ऑफ स्टेमेन एंड्रोसियम, वर्ल ऑफ पिस्टिल या कार्पेल गाइनोसियम। बात समझ में आई। ठीक, ये दोनों एसेसरी ऑर्गन, ये दोनों कौन से, रिप्रोडक्टिव। एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसकी यूनिट को क्या बोलते हैं हम, पिस्टिल या कार्पेल। एंड्रोसियम की यूनिट को क्या बोलते हैं हम, स्टैमेन बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा कैलिक्स की यूनिट को सेपल, कोरोला की यूनिट को पेटल। यहां तक हमें लगता है समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो जब एनसीईआरटी स्टार्ट करती है, सबसे पहला मतलब जब पहला जो पैरा दिया गया एनसीईआरटी में, वहां पर एनसीईआरटी बताती है कि जो मैरियड्स ऑफ फ्लावर्स ये आप देखते हो, ठीक है, मतलब फ्लावर का ये पूरा झुंड देखते हो आप, ठीक है, ये इसके अलावा वहां पे जो उनका सेंट होता है, मतलब उनकी जो महक होती है, ये सारी चीजें, ठीक है, उनका जो कलर होता है, इतना अच्छा अच्छा कलर होता है, वो हमारे लिए नहीं होता है। वो हमारे लिए होता है क्या, नहीं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए होता है। एड फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहां पे है। ठीक है, तो एड मतलब जो किसी चीज को बढ़ावा दे, यहां पर है। ठीक है, हेल्प करने के लिए ये भी बोल सकते हो। ठीक है, तो जो फ्लावर का एक झुंड होता है, देखने में कितना अच्छा लगता है, उसकी जो महक होती है, उसकी जो स्मेल होती है, ठीक है, उनका जो कलरफुल नेचर होता है, वो किसके लिए होता है, हमारे लिए बनाते हैं क्या, वो हमारे लिए करते हैं क्या, नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के चांस को बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ऐसा किया जाता है। बात समझ में आई। ठीक है, चलो एनसीईआरटी में पहले ही पैरा में दिया गया एक लाइन और, कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सब में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ऑल फ्लावरिंग प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है, पॉइंट लिख सकते हैं हम, ऑल flowering plants reproduce through sexual रिप्रोडक्शन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब सेकंड जो पैरा वहां पे दिया गया है, सेकंड पैरा में सबसे पहले यही दिया गया है, फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। क्या दिया गया है सेकंड पैरा में, सबसे पहला यही वहां पे क्या दिया गया आपको, आप देखोगे जब सेकंड पैरा देखोगे तो आपको हेडिंग मिलेगी क्या, फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है, मतलब एक जो मनमोहक ऑर्गन होता है, कौन, फ्लावर। ठीक है, एंजियोस्पर्म का एक मनमोहक ऑर्गन कौन सा होता है, फ्लावर होता है।
भैया एंजियोस्पर्म में अच्छा क्या लगता है? रूट अच्छी लगती है क्या? स्टेम अच्छा लगता है आपको देखने में? रूट, स्टेम, लीफ हम ये देखते हैं क्या? हम तो फ्लावर के लिए, इनको ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए हम क्या देखते हैं? वहां पे फ्लावर ही तो देखते हैं ना इनका। ठीक है, चलो तो क्या बोला गया? फ्लावर क्या होता है? एक फैसिनेटिंग ऑर्गन होता है किसका? एंजियोस्पर्म का। मतलब मनमोहक। फैसिनेटिंग का मतलब क्या बोल सकते हो? मनमोहक बोल सकते हो आप। ठीक है, अब ये मनमोहक क्यों होता है? जैसे यार हमें आप जैसे जो फ्लावर होता है, अगर हमें अपनी दुख जाहिर करना हो, हमें अपना सुख जाहिर करना हो, लव जाहिर करना हो, शोक कहीं पर व्यक्त करना हो, सभी जगह हम किसका यूज कर सकते हैं? फ्लावर का यूज कर सकते हैं ना। तो एनसीईआरटी कहती है कि हमें क्या करना है? अपने दुख, सुख, शोक, लव, ये सब चीज इच्छा जाहिर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? फ्लावर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? फ्लावर का यूज करते हैं। और आज से यूज नहीं हो रहा है, ये बहुत समय पहले से ही यूज होता हुआ चला आ रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो ये सारी चीजें पहले पैरा में रीड कर लेना, एनसीईआरटी में दिया गया। यहां से क्वेश्चंस बनते नहीं है, यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब जो फ्लावर होता है, अगर बायोलॉजिस्ट की नजर से देखा जाए, अगर हम बायोलॉजिस्ट की नजर से देखें तो जो फ्लावर होता है ये क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल। मार्वेल। ठीक है, तो जो फ्लावर होता है क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वेल होता है। किसके लिए? एक बायोलॉजिस्ट के लिए। ठीक है, नॉर्मल जो इंडिविजुअल होते हैं उनके लिए तो एक बस फ्लावर है, ऐसे नॉर्मली है। ठीक है, बट अगर बायोलॉजिस्ट के हिसाब से देखा जाए तो ये क्या होता है? एक मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वेल होता है। और ये साइट होता है किसके लिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। किसके लिए साइट होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। इतनी बात समझ में आई? ठीक, और उसमें वो जितनी भी चीजें, जो कलरफुल पार्ट होता है, उसमें जो नेक्टर पाए जाते हैं, उनमें जो महक होती है, स्मेल जो होता है, वो सारी चीजें होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के चांस को इंक्रीज करने के लिए। इतनी बात समझ में आई? चलो, तो ये हो गया पहला पैरा और दूसरा पैरा। अब हम आगे बात करते हैं कि आखिर जो प्लांट होते हैं, जैसे प्लांट प्रोड्यूस हुआ, जैसे मान लो आपने सीड लिया, ठीक है, सीड को कहीं पे लगा दिया, सीड को कहीं पे लगा दिया, तो उससे प्लांट प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? छोटा प्लांट प्रोड्यूस हो गया। क्या वो तुरंत रिप्रोड्यूस करने लगेगा? बताओ जरा। कि मतलब छोटा सा है, तुरंत रिप्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, ऐसा होता है क्या? नहीं, उसको मैसेज आता है कि भैया आपको कब रिप्रोड्यूस करना है। जैसे इंसान होते हैं, इंसान का जो बच्चा होता है पैदा होते ही फिर से वो रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। क्या रिप्रोड्यूस करने लायक होता है? नहीं। तो भैया वो कब रिप्रोड्यूस करने लायक होता है? कौन बताएगा? क्या मम्मी पापा बताते हैं? हाँ बेटा आप तैयार हो गए रिप्रोड्यूस करने के लिए, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं। प्यूबर्टी नाम सुने हो ना? प्यूबर्टी और एडोलसेंस, ये तो एक टाइम पीरियड के बाद आता है ना, ये तो ऑटोमेटिक आता है। हमें बताना होता है क्या कि भैया अब हम तैयार हो गए, अब हम बड़े हो गए हैं, अब प्यूबर्टी हमारे में स्टार्ट हो सकती है? ऐसा कुछ नहीं होता है। बॉडी के हिसाब से ऑटोमेटिक चेंजेस आते हैं। तो वो चेंजेस किसके कारण आते हैं? तो अगर आप पढ़े हो हार्मोन्स चैप्टर क्लास 11th, ठीक है, तो वहां पे हार्मोन प्रोड्यूस होता है हाइपोथैलेमस से। ठीक है, कौन सा? GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। वो पिट्यूटरी ग्लैंड से गोनाडोट्रोपिन्स रिलीज करवाते हैं। क्या रिलीज करवाते हैं? गोनाडोट्रोपिन्स, FSH और LH। ये जाके काम करते हैं गोनाड्स पे। किस पे काम करते हैं? गोनाड्स पे। और वहां से रिलीज करवाते हैं सेक्स हार्मोन। क्या रिलीज करवाते हैं? सेक्स हार्मोन। जैसे मेल में रिलीज करवाते हैं क्या? एंड्रोजेंस। क्या रिलीज करवाते हैं? एंड्रोजेंस। और वो जो एंड्रोजेंस होते हैं मेल के अंदर प्यूबर्टी के समय जितने भी चेंजेस आते हैं उसके लिए क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो चेंजेस किसके कारण आए? हार्मोन्स के कारण आए ना। हार्मोन्स ने मैसेज दिया कि भैया अब आपके बॉडी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले चेंज आने चाहिए, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होने चाहिए। अब आप धीरे धीरे क्या होगे? कैपेबल होगे किसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि मैसेज गया तुरंत रेडी हो गए, ऐसा ही होता है क्या? नहीं। तो वैसे प्लांट भी होते हैं। अब प्लांट वहां पे प्रोड्यूस हुए, थोड़े से बड़े हुए, तो तुरंत रिप्रोड्यूस नहीं करते। तो भैया कब रिप्रोड्यूस करेंगे? कौन बताएगा उनको? प्लांट को कौन बताएगा कि भैया अब आपको फ्लावर प्रोड्यूस करना है? कभी आप देखोगे फ्लावर पहले प्रोड्यूस नहीं होता है।
प्लांट जब हम लगाते हैं तो तुरंत फ्लावर नहीं आता है, एक टाइम पीरियड के बाद आता है। वो तो प्लांट पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? प्लांट पे डिपेंड करता है कि प्लांट कौन सा है, ठीक है। तो उस पे एक टाइम पीरियड के बाद ही क्या आते हैं? फ्लावर आते हैं। रूट, स्टेम, लीफ आ जाती है, रूट, स्टेम और लीफ आ जाती है, बट फ्लावर एक टाइम पीरियड के बाद आते हैं, ठीक है। तो फ्लावर कब प्रोड्यूस होगा, कौन बताएगा? कैसे पता चलेगा कि भैया हाँ फ्लावर प्रोड्यूस होना चाहिए, ठीक है। मतलब कैसे पता चलेगा कि हाँ बस इसकी ये ग्रोथ हो गई है, अब यहाँ पर रिप्रोड्यूस करने के लायक ये हो गया है, कैपेबल हो गया है? तो प्लांट में भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं। क्या होते हैं? हार्मोनल चेंजेस होते हैं। वहाँ कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो बताते हैं कि हाँ भैया फ्लावर का फॉर्मेशन होना चाहिए। किसका फॉर्मेशन होना चाहिए? फ्लावर का फॉर्मेशन होना चाहिए। अगर आपको याद हो ऑक्सिन, क्लास 11th, ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में, ठीक है, ऑक्सिन हो गया, इथाइलिन हो गया, ठीक है, ये सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? फ्लावरिंग वगैरह के लिए होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। तो प्लांट में भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं। उस हार्मोनल चेंजेस के कारण जो प्लांट होते हैं उनमें फ्लावर का प्रोडक्शन होता है। किसका प्रोडक्शन होता है? फ्लावर का, ठीक है। तो फ्लावर कब फॉर्मेशन होगा, फ्लावर का फॉर्मेशन कब होगा, ये डिपेंड करता है उस पे, किस पे? हार्मोन्स पे। तो प्लांट में हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसके कारण वहां पर डिसीजन लिया जाता है कि भैया फ्लावर का फॉर्मेशन करना है। अब ये होगा कैसे? मॉर्फोलॉजी अगर आपको याद हो, सूट एपिकल मेरिस्टेम थी, सूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। यही तो कन्वर्ट हो जाती है अब किसमें? मॉडिफाई हो जाती है किसमें? ये अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है, ठीक। कन्वर्ट किसमें होती है? फ्लोरल मेरिस्टेम। कुछ याद आया हो तो, फ्लोरल मेरिस्टेम, ठीक है। जो सूट, अच्छा प्लांट में आप पढ़े हो ना कि दो टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं। प्लांट में दो टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं। अगर हम प्लांट टिश्यू की बात करें, प्लांट टिश्यू की बात करें तो इसमें दो टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। कौन कौन से? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। तो प्लांट में जितने भी टिश्यूज फॉर्म होते हैं, जितनी भी चीजें फॉर्म होती है, वो कहां से फॉर्म होती है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से फॉर्म होती है। किससे फॉर्म होती है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। एपिकल मेरिस्टेम था, एपिकल मेरिस्टेम जो सूट के टॉप पे पाई जाती है, सूट एपिकल मेरिस्टेम, सूट एपिकल मेरिस्टेम। और दूसरी कौन सी? रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो रूट एपिकल मेरिस्टेम से रूट का फॉर्मेशन होता है, सूट एपिकल मेरिस्टेम से सूट का फॉर्मेशन होता है। तो फ्लावर किस पोर्शन में आता है? रूट पोर्शन में कि सूट पोर्शन में? सूट पोर्शन में। तो फ्लावर का फॉर्मेशन कौन करेगा? सूट एपिकल मेरिस्टेम। लेकिन ये अपने आप को मॉडिफाई कर लेती हैं। ये अपने आप को क्या कर लेती हैं? मॉडिफाई कर लेती है। किसमें? फ्लोरल मेरिस्टेम में। किसमें? फ्लोरल मेरिस्टेम में। तो जो सूट एपिकल मेरिस्टेम होती है ये मॉडिफाई हो जाती है किसमें? फ्लोरल मेरिस्टेम में। और यही जो फ्लोरल मेरिस्टेम होता है, ये जो फ्लोरल मेरिस्टेम होता है, अब ये किसका फॉर्मेशन करने लगता है? फ्लोरल अपेंडेजेस का। किसका फॉर्मेशन करने लगता है? फ्लोरल अपेंडेजेस का। जैसे ये आपके होते हैं ना कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, ये सब क्या होती है? लीफ ही होती हैं। क्या है ये? लीफ है, लेकिन ये मॉडिफाइड लीफ होती हैं। क्या होती हैं? मॉडिफाइड लीफ होती हैं। समझ में आया? जैसे जो पिस्टिल होता है, पिस्टिल, पिस्टिल इक्वल टू आप बोल सकते हो मेगा स्पोरोफिल। मेगा स्पोरोफिल, फिल का मतलब लीफ, ठीक है। स्पोरो मतलब स्पोर्स, मेगा किसके लिए यूज होता है? फीमेल के लिए ना, ठीक है। मतलब ऐसी लीफ जिसमें फीमेल स्पोर बनेगा, मेगा स्पोर बनेगा। क्या बनेगा? मेगा स्पोर। और वही तो मेगा स्पोर आगे जाके फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। क्या बनाएगा?
स्पोर से क्या बनते हैं? गैमेटोफाइट। तो मेगा स्पोर से क्या बनेगा? फीमेल गैमेटोफाइट। बात समझ में आई? तो पिस्टिल इक्वल्स टू क्या होता है? मेगा स्पोरोफिल। तो क्या भैया हम स्टैमेन को भी तो बोल सकते हैं ना, स्टैमेन इक्वल्स टू माइक्रोस्पोरोफिल। टेरिडोफाइट क्लास 11th, ठीक है। टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में मेगा स्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल, कोन वगैरह कुछ याद आया? स्ट्रॉबेरी, मेल स्ट्रॉबेरी, फीमेल स्ट्रॉबेरी, कुछ याद आया? ठीक। तो माइक्रोस्पोरोफिल इक्वल्स टू क्या? स्टेमेन। मेगा स्पोरोफिल इक्वल्स टू क्या? पिस्टिल। तो आप बोल सकते हो ना, ये जो पिस्टिल और स्टेमेन होते हैं, पिस्टिल और स्टेमेन क्या होते हैं? मॉडिफाइड लीफ होती हैं। क्या होती हैं? मॉडिफाइड लीफ होती है क्या ये? इतनी बात समझ में आई? तो भैया ये जब लीफ है तो लीफ का फॉर्मेशन तो कौन करेगा? कौन करेगा? सूट एपिकल मेरिस्टेम। बट वो मॉडिफाइड है तो ये भी मॉडिफाइड हो जाती है किसमें? फ्लोरल मेरिस्टेम में। इतनी बात समझ में आई? और ये जो फ्लोरल मेरिस्टेम है 4 टाइप के फ्लोरल अपेंडेजेस का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये तो 2 तो ये हो गए, पिस्टिल और कौन से? स्टेमेन, ठीक है। और 2 कौन से होते हैं? सेपल और पेटल। कौन कौन से? सेपल और पेटल। हमें लगता है इतनी बात समझ में आ गई होगी। बात समझ में आई? ठीक। अब होता कैसे है? क्लास 11th में पढ़ा होगा, क्लास 11th में बताया गया था ये होता कैसे है। जैसे अगर आपको याद हो फ्लावर की जो ये डंडी होती है, फ्लावर की एक डंडी होती है, ये कैसा ले लें? तो ये फ्लावर की डंडी हो गई, इसे क्या बोल सकते हैं हम? पेडिसेल बोल सकते हैं, जिससे फूल को पकड़ते हैं भैया ऐसे देने के लिए किसी को, ठीक है। तो जिससे पकड़ते हो क्या हो गया? पेडिसेल हो गया। पेडिसेल के टॉप पे इधर, इसके टॉप पे एक फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है, सोलेन स्ट्रक्चर। अगर कुछ याद हो, रिसेप्टेकल, और उसी रिसेप्टेकल को क्या बोलते हैं? थैलेमस। क्या बोलते हैं? थैलेमस। कुछ याद आया? क्लास 11th मॉर्फोलॉजी, इन्फ्लोरेसेंस वाला पार्ट। तो क्लास 11th में मॉर्फोलॉजी में फ्लावर वगैरह दिया, इन्फ्लोरेसेंस वगैरह दिए हैं, वहां पे रेसिमोज और साइमोज वगैरह, ठीक है। तो वहीं पे दिया गया है। तो जो फ्लावर की डंडी होती है जिससे हम पकड़ते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? पेडिसेल बोल सकते हैं। पेडिकल, सॉरी, पेडिसेल होता है, ठीक है। ये क्या होता है? रिसेप्टेकल होता है, या इसी को थैलेमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थैलेमस। या थैलेमस को ही क्या बोला जाता है? रिसेप्टेकल। या इसी को क्या बोलते हैं? रिसेप्टेकल, ठीक है। इसी पे सारे फ्लोरल पार्ट्स आते हैं। कौन कौन से भैया? कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले कलरफुल वाला बना दें। ड्राइंग तो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, काम चला लेना। ठीक। तो ये कलरफुल वाला पार्ट हो गया। राम, ये क्या हो गया? चलो कोई बात नहीं, कलर कर देते हैं हम ही। अच्छा, तो ये हमने कलरफुल वाला पार्ट बना दिया। कौन सा होता है?
पेटल। ठीक, और इसी पे बाहर ग्रीन कलर वाले पार्ट आ जाते हैं इधर ऐसे। तो ये दोनों तो इसके एसेसरी ऑर्गन्स हो गए, जैसा कि अभी हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं। कौन से ऑर्गन्स हो गए? एसेसरी ऑर्गन्स। ठीक, और इसमें क्या आएगा? ये क्या हो गया? पिस्टिल हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये तो क्या हो गया? एक फ्लावर का ये क्या हो गया? ये वाला पार्ट कौन सा हो गया? पेडिसेल हो गया, जिससे हम पकड़ते हैं। ठीक है, या इसी को स्टॉक भी बोल सकते हैं। क्या ये स्टॉक भी कहलाता है? क्या कहलाता है? स्टॉक, मतलब वो डंडी। ठीक है, जिससे फूल को पकड़ते हैं। ये क्या हो गया? थैलमस हो गया, या इसी को क्या बोलते हैं? रिसेप्टिकल बोलते हैं। ठीक, ये क्या हो गया? स्टेमेन, ये पिस्टिल, ये पेटल, ये क्या हो गया? सेपल। ठीक है, सेपल का जो व्हर्ल होता है, इसका जो व्हर्ल होता है, मतलब इसका घेरा। ठीक है, इसके घेरे को क्या बोलते हैं हम? बोलो जरा। कैलिक्स बोलते हैं क्या? पेटल के व्हर्ल को क्या बोलते हैं हम? कोरोला। इसके व्हर्ल को क्या बोलते हैं? गाइनोसियम। और इसके व्हर्ल को क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। इतनी बात समझ में आई? तो ये चीजें समझ में आ गई होगी। चलो आओ देखो, एनसीईआरटी में कुछ लाइन दी गई है, इसको रीड कर लेते हैं तो आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोला गया है? मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन अ प्लांट, द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज टेकन प्लेस। मतलब फ्लावर आने के पहले
वहां पे जो प्लांट होते हैं उनमें डिसीजन लिया जाता है कि हाँ इनमें अब फ्लावर का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो पहले वहां पे बड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? बड का फॉर्मेशन, मतलब कली बनती है। उसके बाद क्या बनते हैं? फ्लावर बनते हैं। जैसे इंसानों में होता है ना कि जब प्यूबर्टी आती है तुरंत वो रिप्रोड्यूस करने लायक नहीं होते, धीरे 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 उनमें सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है, फिर उसके बाद वो कैपेबल होते हैं किसके लिए? रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो जब इंसानों में डिसीजन लिया जाता है उसके बाद समय लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। तो सेम वैसे प्लांट में भी है। अब वहां पे ये हो गया कि हाँ भैया अब ये रिप्रोड्यूस करने लायक हो गया, तो अब वहां पे फ्लावर फॉर्मेशन का डिसीजन ले लिया गया। तो अब क्या बनेगी? पहले कली बनेगी, फिर वो कली से क्या आएगा? फूल बनेगा। फिर उसके बाद वहां पे क्या होगा? मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव, मतलब जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं उनके अंदर मेल और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा। देन उसके बाद पॉलिनेशन होगा, और पॉलिनेशन के बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। और फर्टिलाइजेशन के बाद सीड और फ्रूट का फॉर्मेशन होगा और एम्ब्रियो का भी फॉर्मेशन होगा। इतनी बात समझ में आई? ठीक, जो कि आगे हम पढ़ने वाले पूरे चैप्टर में ही है। तो देखो, मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन अ प्लांट द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज टेकन प्लेस। एनसीईआरटी की लाइन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अब देखो क्या बोला गया? सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस, कई सारे हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं वहां पे इनिशिएटेड विच लीड टू द डिफरेंशिएशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल प्रिमोर्डियम। ठीक है, मतलब वहां पे फ्लावर का पूरा फॉर्मेशन होता है, तो उसके लिए कई सारे हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। ठीक है, जैसे वो सूट एपिकल मेरिस्टेम था, फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हुआ। जो फ्लोरल मेरिस्टेम है वो 4 प्रकार के फ्लोरल अपेंडेजेस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, सबसे पहले ग्रीन कलर का कलरफुल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ऐसे चारों को अलग अलग बनाता है और फिर इनकी एक्सिस क्या हो जाती है? कंडेंस्ड। क्लास 11 में दिया गया था। ठीक है, चलो आओ देखो, इतना तो आ गया। अब नेक्स्ट है इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे शादी होती है ना, शादी में कई सारे इवेंट्स, हल्दी, ठीक है, फिर वहां पे क्या होता है? आपका हल्दी होता है, फिर उसके बाद और क्या क्या होता है? ठीक है, हल्दी के बाद वो सब क्या लगाते हैं यार? मेहंदी वगैरह, ठीक है, तिलक, और भी कई सारी रस्में होती हैं, है ना, तो वो सारे इवेंट्स होते हैं ना। तो सेम वैसे ही यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें भी कई सारे क्या होते हैं? इवेंट्स होते हैं। जैसे गैमीट का फॉर्मेशन, फिर गैमीट का ट्रांसफर करना, फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन होना, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट और जाइगोट का बनना, इंडोस्पर्म वगैरह का बनना या एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना। ठीक है, सीड का बनना, फ्रूट का फॉर्मेशन होना। तो ये सारे इवेंट्स ही तो हैं। क्या है? ये सारे इवेंट्स ही तो हैं किसके? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितनी भी चीजें होती हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं, इनको हम 3 ब्रॉड कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिए। एक वो वाले इवेंट जो रिप्रोडक्शन के पहले होते हैं, एक वो वाले इवेंट जो रिप्रोडक्शन के बाद होते हैं, और एक रिप्रोडक्शन वाला इवेंट। तो ब्रॉड 3 इवेंट्स में इनको हम डिवाइड कर दिए। ठीक, जैसे शादी नहीं होती, शादी के पहले वाला फेज, शादी वाला फेज, शादी के बाद वाला फेज। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे बोल सकते हो। ठीक है, कि फर्टिलाइजेशन वाला फेज, फर्टिलाइजेशन के पहले वाला फेज, और फिर फर्टिलाइजेशन के बाद वाला फेज। ठीक है, तो कितने फेजेस? 3 फेजेस। कौन कौन से भैया? चलो आओ देखो, एक तो हो गया फर्टिलाइजेशन फेज, कौन सा हो गया? फर्टिलाइजेशन फेज। दूसरा, फर्टिलाइजेशन के पहले क्या बोलेंगे? जैसे बोलते हैं ना प्री वेडिंग, जैसे कहीं पे वो शूटिंग वगैरह होती है, बोलते हैं ना प्री वेडिंग प्रोग्राम या प्री वेडिंग शूट्स वगैरह, ये सारी चीजें, या प्री वेडिंग इवेंट्स वगैरह। ठीक है, तो वैसे ही फर्टिलाइजेशन, वेडिंग, प्री वेडिंग, पोस्ट वेडिंग, प्री वेडिंग, वेडिंग, पोस्ट वेडिंग, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, तो प्री
फर्टिलाइजेशन इवेंट, और इसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक, चलो तो टोटल कितने इवेंट्स, कितने बताओ जरा। रिप्रोडक्शन में जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं इनको 3 इवेंट्स में क्लासिफाई कर दिया गया है। पहला प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, दूसरा फर्टिलाइजेशन इवेंट, तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, चलो तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में। फर्टिलाइजेशन तो पता है ना, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद फीमेल गैमीट, फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद द फीमेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो यहां पे क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। तो यहां पर तो मेल और फीमेल गैमीट क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइजेशन पता है आपको। ठीक है, तो प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है भैया, ये जो गैमीट बने, मेल गैमीट फीमेल गैमीट, ये कहां से आए, कब बने, ये तुरंत बनते हैं क्या ऑन द स्पॉट, नहीं भैया, पहले बनते हैं। तो किस फेज में आएंगे, प्री फर्टिलाइजेशन में। किस में आएंगे, प्री फर्टिलाइजेशन में। तो गैमीट का बनना और गैमीट का ट्रांसफर होना, गैमीट का बनना, गैमीट का ट्रांसफर होना, ये किस में आएगा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आएगा। यहां पर तो फ्यूजन होता है केवल, हमने क्या लिखा, फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, यही तो क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। यही क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। क्या है पे ट्रांसफर आएगा क्या, फर्टिलाइजेशन में, फर्टिलाइजेशन फेज में या फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या ट्रांसफर होगा, क्या फॉर्मेशन होगा क्या गैमीट का, नहीं, यहां तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसके अलावा और प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि यहां पे डबल फर्टिलाइजेशन होता है। जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसका, एंजियोस्पर्म का। ठीक, चलो तो यार प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जो होते हैं इनमें गैमीट का फॉर्मेशन होना और गैमीट का ट्रांसफर होना, ये 2 इवेंट्स आते हैं, ये 2 फेजेस आती हैं। ठीक है, तो इसमें भी कितने इवेंट होते हैं, 2। पहला क्या, गैमीट का फॉर्मेशन होना, तो क्या उसे हम गैमीटोजेनेसिस बोल सकते हैं क्या, गैमीटोजेनेसिस, गैमीटोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब जनरेट करना, गैमीटो मतलब गैमीट, तो गैमीट का फॉर्मेशन क्या कहलाता है, गैमीटोजेनेसिस। तो क्या बोल सकते हैं क्या, इसमें पहला क्या होगा, गैमीटोजेनेसिस। बात समझ में आई क्या, ठीक है, तो गैमीटोजेनेसिस हो गई, गैमीट बन गया, गैमीटोजेनेसिस होगी, क्या बनेगा, गैमीट बनेगा। अब गैमीट का ट्रांसफर भी तो होना चाहिए, क्योंकि प्लांट में मेल और फीमेल गैमीट दोनों क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, गैमीट का ट्रांसफर कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा, गैमीट का ट्रांसफर। क्या गैमीट का ट्रांसफर पॉलिनेशन कहलाता है क्या, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, पॉलिनेशन, क्या, पॉलिनेशन। तो क्या सेकेंड इवेंट जो यहाँ पर है, नेक्स्ट जो है यहाँ पे, क्या ट्रांसफर ऑफ गैमीट होगा, क्या ट्रांसफर ऑफ गैमीट क्या कहलाता है, यहाँ पे पॉलिनेशन कहलाता है क्या, पॉलिनेशन। ठीक है, तो पॉलिनेशन में क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ गैमीट, क्या होगा, लिख सकते हैं क्या, ट्रांसफर ऑफ, बोल सकते हैं यहां पे पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन याद रखना गैमीट नहीं है, आगे हम पढ़ाएंगे, पॉलन ग्रेन गैमीट नहीं है, गैमीटोफाइट है। क्या है ये, गैमीटोफाइट। कौन सा, मेल या फीमेल, पॉलन ग्रेन मेल गैमीटोफाइट होता है। क्या होता है, मेल गैमीटोफाइट। हाँ, पॉलन ग्रेन के अंदर होता है मेल गैमीट, पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होता है, मेल गैमीट, हम आगे बताएंगे। ठीक है, चलो तो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, पॉलिनेशन। ठीक है, तो पहले गैमीट बने, फिर उनका ट्रांसफर हुआ, तब कहीं जाके क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। ठीक है, अब ये जो गैमीटोजेनेसिस होती है, गैमीटोजेनेसिस मेल में अलग होगी, फीमेल में अलग होगी, दैट मीन्स स्टैमेन में अलग होगा और पिस्टिल में अलग होगा। ठीक है, स्टैमेन में जो होता है, स्टैमेन में जो होता है उसे बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस।
क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन कराने वाली प्रोसेस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। फीमेल में जो होगा मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोर का जनरेशन कराने वाली प्रोसेस। ठीक है, तो मेल में जो गैमेटोजेनेसिस होगी उसे क्या बोला जाएगा? माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। दिखाई दे रहा है? ठीक है, फिर इसके अलावा फीमेल वाले में जो होगा मेगा, क्योंकि मेगा टर्म किसके लिए यूज होता है बायोलॉजी में? फीमेल। माइक्रो किसके लिए? मेल के लिए। ठीक है, तो मेगा स्पोरोजेनेसिस, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर बनेगा, माइक्रोस्पोर से आगे क्या बनेगा? पॉलन ग्रेन बनेगा। मेगा स्पोर बनेगा, मेगा स्पोर से क्या बनेगा? एम्ब्रियो सैक बनेगा, और एम्ब्रियो सैक के अंदर फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? फीमेल गैमीट का। ठीक है, चलो अब उसके बाद क्या होगा? पॉलिनेशन होगा। ठीक है, कैसे होगा हम आगे पढ़ेंगे, कौन कौन से तरीके हैं। ठीक है, फिर अब पॉलिनेशन हो गया, अब क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। और फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होगा, और उसके बाद क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। ठीक है, चलो इतना किस में आ गया? फर्टिलाइजेशन इवेंट में आ गया। तो भैया पोस्ट में क्या आएगा? अब तो हो गया काम, फर्टिलाइजेशन तो हो गया भैया, अभी सीड बनना बाकी है, एम्ब्रियो बनना बाकी है, इंडोस्पर्म बनना बाकी है, फ्रूट बनना बाकी है। किसमें? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आएगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या होगा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ इंडोस्पर्म, नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ सीड, और क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसमें होंगी? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। किसमें होंगी? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। बात समझ में आ गई? तो आपको ये समझ में आ गया प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होगा? इसमें क्या होगा? गैमेटोजेनेसिस और पॉलिनेशन, मतलब गैमीट का फॉर्मेशन और गैमीट का ट्रांसफर प्री में। ठीक है, अब गैमीट मेल और फीमेल गैमीट आपस में पास में आ गए, अब इनका क्या होगा? फ्यूजन होगा। ये दोनों आपस में क्या कर जाएंगे? फ्यूज कर जाएंगे। फ्यूज करने के बाद किसका फॉर्मेशन होगा? फ्यूज करने के बाद किसका फॉर्मेशन करेंगे? जाइगोट का। किसका फॉर्मेशन करते हैं? जाइगोट का। और जाइगोट के बाद आगे का जो डेवलपमेंट होगा किसमें आएगा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। जैसे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, जैसे इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन, सीड का फॉर्मेशन, फ्रूट्स का फॉर्मेशन, ये सब फर्टिलाइजेशन के बाद होगा। कब होगा? फर्टिलाइजेशन के बाद। सीड को क्या बोलते हो? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल बोलते हो ना, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, नॉन फर्टिलाइज तो बोलते नहीं हो। फ्रूट को क्या बोलते हो? फर्टिलाइज्ड ओवरी। फ्रूट क्या होता है? फर्टिलाइज्ड ओवरी। क्लास 11th यार, मॉर्फोलॉजी। फ्रूट क्या होता है? फर्टिलाइज्ड ओवरी, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। ओव्यूल क्या होता है? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल क्या कहलाता है? सीड कहलाता है ना। क्या कहलाता है? सीड कहलाता है। हमें लगता है इतना समझ में आ गया होगा। तो ये 3 इवेंट्स होते हैं किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक, चलो तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे यहां पे क्या? गैमेटोजेनेसिस की। किसकी बात kरेंगे? गैमेटोजेनेसिस की। तो सबसे फर्स्ट इवेंट जो है, सबसे पहला हम स्टार्ट कहां से करेंगे? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट से। ठीक है, कौन कौन से थे? 2 थे, बोलो जरा, दोनों का नाम बोलो जरा। पहला गैमेटोजेनेसिस, दूसरा पॉलिनेशन। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस और पॉलिनेशन।
नेशन हो गया। ठीक, अब ये जो गैमेटोजेनेसिस होती है दो टाइप की, कौन कौन सी? माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस होगा क्या? अभी जो माइक्रो स्पोरोजेनेसिस होती है कहां पर होती है? टेक्स प्लेस इन, कहां पर? स्टैमेन। स्टैमेन में भी कहां पर होती है? एंथर में। ठीक है, फिर मेगा स्पोरोजेनेसिस जो है ये कहां पर होगी? टेक्स प्लेस इन पिस्टिल। और पिस्टिल में भी कहां पर होगा? ओवरी के अंदर, ओव्यूल में। ओवरी के अंदर कहां पर होगा? ओव्यूल में। इतनी बात समझ में आई? तो हम सबसे पहले स्टार्ट कहां से करेंगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से। लेकिन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से को पढ़ने से पहले जहां पर ये फॉर्म होते हैं उस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, जहां पर इनका फॉर्मेशन होता है उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो जाएगा तो हम मेगा स्पोरोजेनेसिस में आएंगे। लेकिन मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ने से पहले हमें पिस्टिल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा? पिस्टिल के बारे में। तभी तो हम जानेंगे ना कहां पे ये बन रहा है, कैसे बन रहा है। ठीक है, तो पहले हमें स्ट्रक्चर्स देखने हैं, देन इसके बाद ये प्रोसेस देखनी है। ठीक है,